Hello everybody. Today we are going to discuss few problems from electrostatics and capacitors. ठीक, क्वेश्चंस में काफी कोशिश की गई है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स कवर हो. ठीक, देखिए किस तरीके से सॉल्व होने हैं क्वेश्चंस या क्या इनमें हम कवर कर सकते हैं. क्वेश्चंस को मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि ईच एंड एवरी सेक्शन जो भी क्वेश्चन में यूज हो रहा है वो आपके सामने आ जाए. ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है. इससे बोला था डायरेक्शन थीटा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड विल बी. देखिए ये एक रॉड है. ठीक, इसके एक एंड के सामने कोई पॉइंट है P d डिस्टेंस पे. इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है एक्स एक्सिस से. ठीक, इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है. देखिए मान लीजिए आपके पास एक रॉड है इस तरीके की. ठीक, इस रॉड के सामने किसी भी आर्बिट्रेरी जगह पे कोई पॉइंट P है. इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ठीक है ना. देखिए इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा. एक्चुअल में नीचे वाले एंड से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ऊपर वाले एंड से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी. ठीक, तो आप ये देखिए अगर मैं किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट को ले लेता हूं यहां पे ये, ठीक, और इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं यूं, तो इधर आता है. इसका एक कंपोनेंट तो ये वाला होगा और दूसरा कंपोनेंट ये वाला होगा. ठीक, ऐसा ही आइडेंटिकल पॉइंट नीचे की साइड भी मिल जाएगा. उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा तो उसका एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा. आप देखिए ये वाला और ये वाला कंपोनेंट तो ऐड हो जाते हैं, पर ये वाला और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं. तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट इस डायरेक्शन में आ जाता है. लेकिन अगर ये पॉइंट इसके सेंट्रल पॉइंट के सामने नहीं है, थोड़ा सा इधर या उधर है, तो यहां पे क्या होगा, ये जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट नीचे नहीं मिलेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा. और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में आ गया तो उसका ये वाला कंपोनेंट भी आएगा और ये वाला कंपोनेंट भी आएगा. अब इस वाले कंपोनेंट को ई परपेंडिकुलर बोलते हैं और इस वाले कंपोनेंट को ई पैरेलल बोलते हैं. ठीक, अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो पॉइंट P है और ये जो सामने वाला पॉइंट है, वो मिलाने वाली लाइन की लेंथ अगर d ले रहे हैं आप, तो ये जो नीचे की तरफ एंगल मेजर किया जाएगा इसको मान लीजिए आप θ2 बोलते हो, और जो ऊपर की तरफ एंगल मेजर किया जाएगा इसको θ1 बोलते हैं. देखिए अगर अपर एंड की तरफ एंगल मेजर किया जा रहा है ऊपर वाले पॉइंट का, तो वो एंगल पॉजिटिव में लिया जाएगा, और नीचे वाले एंड का एंगल नीचे की तरफ अगर मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा. तो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के, अगर इसका टोटल लेंथ, टोटल चार्ज क्यू है, लेंथ एल है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल. तो फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन एल इंटू डी इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2. ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है. और इस कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है ई पैरेलल इज इक्वल टू के क्यू, मान लीजिए ये क्यू है, के क्यू अपॉन एल डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1. ये दो फॉर्मूले हैं. ठीक है ना. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एक रॉड है इस तरीके की और इसके एक एंड के सामने पॉइंट P है. तो आप ये देखिए ये वाली डिस्टेंस को अगर D लिया जाएगा तो नीचे वाले एंड को जब हम मिलाएंगे यहां पे, तो एक्चुअल में ये चीज θ2 है. ठीक, और ये चीज θ2 है, और यहां पे ये वाली चीज जो इसी पॉइंट पे मिल जाएगी ये θ1 है. तो θ1 की वैल्यू तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 0 डिग्री हुई. ठीक है, और θ2 की वैल्यू यहां पे दी हुई है 60 डिग्री. θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री. देखिए नीचे वाला एंगल 30 डिग्री है. अगर ये नीचे वाला एंगल, ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये 60 होगा. θ2 इज 60 डिग्री. तो आप ये देखें यहां पे EX ही तो E परपेंडिकुलर है. फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन एल डी, और Q अपॉन एल को हम यहां पे लैम्डा पुट किया जा सकता है. ठीक है ना. तो ये है के लैम्डा अपॉन डी इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, यानी कि साइन θ1 0, θ1 की वैल्यू अगर 0 तो साइन θ1 0, θ2 की वैल्यू 60 है तो साइन θ2
√3/2 आ जाएगा, और EY होगा E पैरेलल, ये होगा K लैम्डा अपॉन D इज इक्वल D इंटू cos θ2 माइनस cos θ1। cos θ1 की वैल्यू 0 है तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और cos θ2 की वैल्यू कितनी है यहां पे 60 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 1/2। तो 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1/2। तो आप देखिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट भी है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट भी है, ठीक है ना। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट भी है और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट भी है, इसलिए आप एक्स एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो यहां पे, ठीक। तो आप ये देखिए ई पैरेलल जो है, ये जो ई पैरेलल है ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा तो नीचे की डायरेक्शन में लिखा होगा फॉर्मूला, ठीक है ना। ये आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतना एंगल बनाएगा, और tan थीटा की वैल्यू यहां पे अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए EY/EX यहां पे √3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, ये 60 डिग्री आ जाएगा, तो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या होता है इसमें। इसने बोला चार्ज पार्टिकल हैविंग सम मास इज रेस्टिंग इन इक्विलिब्रियम एट अ हाइट h above the center of a uniformly charged non-conducting horizontal ring of radius r। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कहीं पे एक रिंग रखी हुई है इस तरीके की, यहां पे मान लीजिए एक रिंग रखी हुई है, ठीक है। अब रिंग के सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, ये रही, ये लाइन रिंग के सेंटर से पास हो रही है, और रिंग को बोला गया कि रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है और जिसकी रेडियस है r, रेडियस r है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक। अब इसने बोला है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड, द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल विल बी स्टेबल। देखिए यहां से h हाइट ऊपर एक पार्टिकल रखा हुआ है, अगर इसको देखा जाए तो यह वाली लाइन बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। यहां से h हाइट ऊपर एक पार्टिकल रखा हुआ है यहां पे, ये ठीक है ना, किसी मास m का। तो ये बोल रहा है द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल विल बी स्टेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ f। देखिए अगर यहां पे एक कोई पार्टिकल रखा हुआ है, एक अगर कंसेप्ट पे जाया जाए तो कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर ये रिंग है, ठीक, इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा वो इस तरफ आएगा, ठीक है ना। और उसका एक्सप्रेशन अगर प्लॉट किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो इस तरीके से आता है, यूं। देखिए इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, पॉजिटिव होगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। दूसरी साइड का वेरिएशन भी बिल्कुल इसी तरीके का आता है, यूं करके। ये इधर वो पॉइंट इस तरफ होगा क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होगा तो वो नेगेटिव होगा। ये ग्राफ है किसी भी रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस x का, ठीक है ना, जो कि यहां पे इस डायरेक्शन में है। यानी कि एक पॉइंट ऐसा है उससे आगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है और उससे पीछे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आता है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसके एक्सप्रेशन में दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। यहां से यहां तक एक फैक्टर डोमिनेट करता है, यहां से यहां तक दूसरा फैक्टर डोमिनेट करता है। तो क्या होता है, एक फैक्टर डोमिनेट करने की वजह से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है और दूसरे फैक्टर के डोमिनेट करने की वजह से यहां के बाद इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होके इनफाइनाइट तक डिक्रीज ही होता रहता है, ठीक है ना। तो अब ये वाली डिस्टेंस निकल के आती है, जो भी इसकी रेडियस होती है उसका √2,
यानी कि ये वाली डिस्टेंस है कि x की वैल्यू r/√2। यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। अब आप देखिए, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट यहां पे है, ठीक। अब हम दो पोजीशन ले लेते हैं, एक पोजीशन इससे ऊपर वाली ले लेते हैं, मान लीजिए m मास का पार्टिकल यहां पे है, ठीक है। अब m मास का पार्टिकल यहां पे, उसका हम FBD बनाएंगे। अगर मैं उसका FBD बनाऊं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg और अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा QE। और मान लीजिए इस पोजीशन पे QE और mg बराबर हो रखे हैं। अब अगर मैं इस पार्टिकल को थोड़ा सा ऊपर खिसकाता हूं, ठीक है, तो ऊपर खिसकाने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, ये वाला फोर्स कम हो जाएगा और mg कांस्टेंट है, तो ऊपर खिसकाने से नेट फोर्स आता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर इसको हम ऊपर खिसकाते हैं तो नेट फोर्स आता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। अब इसको थोड़ा सा नीचे खिसका के देखते हैं। नीचे खिसकाने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, क्योंकि इस पॉइंट की तरफ जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। तो नीचे खिसकाने से, थोड़ा सा नीचे खिसकाने से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा और QE की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर मैं इसको नीचे खिसकाता हूं तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में निकल के आ जाता है। और ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान है कि अगर आप किसी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखी हुई चीज को राइट में खिसकाते हो तो फोर्सेस लेफ्ट में डेवलप हो जाते हैं, आप लेफ्ट में खिसकाते हो तो राइट में डेवलप हो जाते हैं, चीज को वापस उसी पॉइंट पे लाने के लिए। यानी कि इस पॉइंट पे रखोगे, यानी कि इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर रखोगे और तब बॉडी को थोड़ा सा राइट ऊपर नीचे डिस्प्लेस करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट हो जाएंगे बॉडी को वापस उसी पे लाने के लिए। यानी कि अगर यहां पे h की वैल्यू ग्रेटर देन r/√2 है, ठीक, तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, ठीक। और अगर इससे नीचे रखा हो पार्टिकल सेकंड पोजीशन में क्या करते हैं, पार्टिकल को इससे थोड़ा नीचे रख के FBD बना के देख लेते हैं, ठीक है। अगर इससे नीचे रख के यहां पे FBD बनाएंगे हम तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg और अपवर्ड डायरेक्शन में होगा QE। मान लीजिए यहां पे स्टेबिलिटी आ रखी है। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं। ऊपर खिसकाने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि इस पॉइंट की तरफ जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है। तो ऊपर की तरफ जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी तो QE बढ़ेगा, QE बढ़ेगा तो नेट फोर्स ऊपर की ही तरफ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम बॉडी को अगर ऊपर खिसका रहे हैं तो फोर्स भी ऊपर ही डेवलप हो रहा है, जो कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान है। तो फॉर H लेस देन r/√2 इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में H की जो भी ग्रेटर वैल्यूज हैं r/2 से ज्यादा, उनके लिए इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। इसलिए यहां पे एक ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे बेस्ड है, ठीक है ना। क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्चुअल है, ठीक। क्वेश्चन में क्या है, एक पार्टिकल है P जो एक सर्कल पे घूमता है, चलता है सर्कल पे। तो इसने क्या दिया हुआ है, इसने बोला हुआ है कि एक अगर हम सर्कल लें इस तरीके का, ठीक, तो दिस डायग्राम शोज अ स्मॉल बीड ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q। यहां पे एक बीड है जिसका मास m और चार्ज q है। मान लो इस तरफ हम इसको v वेलोसिटी देते हैं और ये चलता है ऐसे करके। अब ये जो टोटल लेंथ है, इस टोटल लेंथ को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे रखा गया ताकि ये वाली डिस्टेंस तो a रहे और ये वाली डिस्टेंस रहे 4a, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इस वाले पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दी जाए कि ये पूरा सर्कल एग्जीक्यूट कर ले, पूरा सर्कल एग्जीक्यूट करे। मास m और चार्ज q है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ठीक। तो पहले तो देखेंगे इसको एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा क्वेश्चन बना है, ठीक। देखिए मान लिए इसको हमने v वेलोसिटी दी और ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, ठीक, और इस तरफ जा रहा है, ठीक। तो ये जो दूसरा चार्ज यहां पे q एग्जिस्ट करता है, ये स्मॉल q, मान लो ये q1 है और ये सम काइंड ऑफ q2 है।
तो ये पॉजिटिव चार्ज तो फिक्स है और ये मूव कर रहा है। आप देखें यहां से लेके यहां तक पहुंचाइए तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन इस तरफ होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन इस तरफ होगा। अब देखिए ये सेंटर है, अगर मैं सेंटर को इस पॉइंट से मिला दूं तो ये देखिए इस फोर्स का एक कंपोनेंट, इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और पार्टिकल चल इधर रहा है। आप देखिए ये जो फोर्स रिपल्शन का लग रहा है इसका एक कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी का अपोज कर रहा है। इसका मतलब आगे चलते चलते ये वाली चीज स्लो हो जाएगी। इसका मतलब जितनी वेलोसिटी आप यहां देके इसको सेंड करोगे उतनी वेलोसिटी नहीं रहेगी, कम होती चली जाएगी। अगर बीच रास्ते में, चाहे आप इसको किसी भी पोजीशन पे अज्यूम कर लीजिए, आप इस पोजीशन पे अज्यूम करिए इसको, ठीक है ना, इस पोजीशन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और आप ये देखिए इसका ये वाला कंपोनेंट, इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो इस तरफ आएगा और दूसरा कंपोनेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और पार्टिकल किस तरफ चल रहा है? पार्टिकल चल रहा है इस तरफ, यानी कि यहां पे भी ये फोर्स ऑफ रिपल्शन इसका अपोज करेगा चलने का, ठीक। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक अपोज करता रहेगा, इनफैक्ट इस पॉइंट तक अपोज करता रहेगा। और अगर हम यहां पे कोई पॉइंट लें, इस जगह मान लीजिए पार्टिकल चल के यहां पहुंच चुका है, तो इस पॉइंट पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन इस तरफ आ जाएगा, ठीक। और अब आप देखो फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर इस तरफ है तो इसका कंपोनेंट देखते हैं हम। इस फोर्स ऑफ रिपल्शन का एक कंपोनेंट तो इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, और वेलोसिटी इस तरफ है, यानी कि इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद फोर्स ऑफ रिपल्शन का कंपोनेंट उसका सपोर्ट करता रहता है, यानी कि इसके बाद फास्ट हो जाएगा क्योंकि अब फोर्स ऑफ रिपल्शन इसको सपोर्ट कर रहा है और यहां से लेके यहां तक अपोज कर रहा है। यानी कि जब हम इसको यहां पे v वेलोसिटी देके थ्रो करते हैं तो पार्टिकल यूं जाता है ऐसे करके, और फोर्स ऑफ रिपल्शन उसकी वेलोसिटी का अपोज करता है, उसको स्लो करके रोकने की कोशिश करता है। अगर यहां पहुंचने से पहले उसने उसको रोक दिया तो वापस सेंड कर देगा। इसका मतलब मुझे कुछ भी करके इस पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी देनी है कि इस पॉइंट को क्रॉस करते टाइम वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, जीरो से थोड़ी सी ज्यादा रहे। अगर उसने एक बार यहां पे क्रॉस कर लिया उसके बाद तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी और यहां अपने आप पहुंच जाएगा। यानी कि मेन पर्पज है इस वाले पॉइंट से पार्टिकल को इस वाले पॉइंट तक पहुंचाना, उसके बाद तो पार्टिकल अपने आप क्रॉस कर जाएगा। तो यहां पे अगर मैं उसको v वेलोसिटी देके भेजता हूं तो यहां पे एनर्जी कितनी रहेगी उसमें? हाफ mv²। और ये एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के गैप से ज्यादा होनी चाहिए जितना यहां पे। देखिए यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है और यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, उनका डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए यहां पे और यहां पे। क्योंकि अगर इस यहां की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहां की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस से ज्यादा है, ठीक है, तो समझ लीजिए पार्टिकल वापस आ जाएगा, वेलोसिटी पहले ही जीरो हो जाएगी, ठीक। तो यानी कि यहां की पोटेंशियल एनर्जी, यहां की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा? k q1 q2/4a, ये यहां की पोटेंशियल एनर्जी है u1, और वहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? u2, k q1 q2/a, ठीक है ना। इस चीज को v बोला गया है, इस चीज को यहां पे v बोला गया है। इसने बोला है ना द पोटेंशियल आफ्टर द पॉइंट p, इस चीज को v बोला गया यहां पे जो भी q1 की वजह से, तो ये हो जाएगा सम चार्ज q इंटू v। तो ये चीज तो 4qv हो जाएगी, ठीक है, ये चीज कितनी हो जाएगी? 4qv। तो हाफ mv² जो यहां पे एनर्जी है ये इसके और इसके डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए। अगर वहां पे पोटेंशियल, वो वहां पे वेलोसिटी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसमें से जब हम ये चीज माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3qv। तो 3qv इज इक्वल टू हाफ mv²। तो v की वैल्यू आ जाएगी 6qv/m और इसका अंडर रूट, यानी कि वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 6qv/m। ये आंसर होगा, इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गॉस लॉ और ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन में बहुत मुश्किल काम नहीं है, पर इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब पढ़ते हैं इसको इमेजिन नहीं कर पाते हैं, 3D विजुअलाइजेशन चाहिए होता है गॉस लॉ में। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। एक्चुअली दिस एस इज सिग्मा of surface charge density sigma cuts through a spherical Gaussian surface of radius r at a distance x from its center। ठीक, देखिए क्या है, the electric flux through the Gaussian surface is, यहां पे ये एक प्लेट है और इस प्लेट को एक स्फीयर के अंदर ऐसे आपने क्रॉस करा दिया है। ठीक, तो मान लीजिए ये अगर स्फीयर है, यहां पे ये इसका सेंटर है और एक प्लेट को आप ऐसे क्रॉस करा देते हो, तो एक्चुअल में इस प्लेट का 3D व्यू अगर देखा जाएगा तो यहां पे इस तरीके से बनेगा, ये यूं करके, और इस प्लेट से जब इसको कट करेंगे तो यहां पे एक इस तरीके की सरफेस बन जाएगी, यूं, ये वाली, ये जो कि एक सेंटर को ऐसे मिलाएगी। यानी कि इस जगह अगर देखा जाए तो ये वाली चीज यहां पे अगर यूं मिलाई जाए तो ये यहां पे ऐसे ही एक यूं क्रिएट कर देगी। तो अब आप देखो, अगर इसको देखा जाए तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये तो r है, ये x है, ये वाली डिस्टेंस रेडियस ऑफ सर्कल बन जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल जो इस प्लेन पे मिलेगा। अब इस प्लेट को अगर कट करके बाहर निकाल दिया जाए यूं करके, तो इस प्लेट पे एक सर्कल बन जाएगा जिसकी रेडियस होगी स्मॉल r, और इस स्मॉल r की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो सर्कल बना, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो इस सर्कल पे एग्जिस्ट करने वाला चार्ज क्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा रहेगा, ए की वैल्यू होगी पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी कि सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा। ये हो गया चार्ज क्यू। ठीक, और गॉस लॉ कहता है कि अगर चार्ज क्यू है तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये यहां पे फ्लक्स हो जाएगा। ठीक, ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको ज्योमेट्री और फ्लक्स का कॉम्बिनेशन बनाया गया। एक स्फीयर में से आपने किसी पेपर को ऐसे पास कर दिया, तो स्फीयर में से अगर आप पेपर पास करोगे इस तरीके का यूं, तो यहां पे एक ऐसा इंप्रेशन, ऐसा सर्कल बन ही जाएगा। बस इस सर्कल पे जितना चार्ज होगा उसमें से निकलने वाला फ्लक्स इस स्फीयर से पास होगा, बाकी चार्जेस तो बाहर है। ठीक, ये आ जाएगा इसमें आंसर, और ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन डी यहां पे आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पोटेंशियल के एडिशन पे है, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए डायरेक्टली वैल्यूज ऐड हो जाती हैं उसकी। ठीक, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कॉन्सेंट्रिक सेल वाले क्वेश्चंस में। ठीक, इसमें क्या बोला है इसने, 3 कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फीरिकल शेल्स ए बी एंड सी ऑफ रेडियाई ए बी एंड सी। देखिए 3 शेल्स हैं, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और थर्ड शेल। 3 शेल्स है, इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है और इसकी रेडियस सी है। उसने बोला कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, इसकी प्लस सिग्मा और इसकी फिर से माइनस सिग्मा, यानी कि जो ए है उस पे चार्ज होगा माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू टोटल एरिया। चार्ज ऑन बी होगा प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, और चार्ज एट सी होगा माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। ठीक, अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी स्फेरिकल शेल में, किसी अंदर अगर इस पे चार्ज है Q और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी रेडियस है R, तो सेंटर क्या, सब जगह, चाहे आप किसी भी जगह देख लो,
सब जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और वैल्यू होगी के क्यू बाई आर, जो कि के की वैल्यू यहां पे क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये पोटेंशियल की वैल्यू होगी इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है ना। तो अगर ये सेंटर है सी यहां पे, तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, सेकंड वाली की वजह से भी और थर्ड वाली की, ए की वजह से भी होगा, बी और सी तीनों की वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा, और स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, इसलिए डायरेक्टली ऐड हो जाएगा यहां पे। तो पोटेंशियल एट ए एक्चुअल में क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सी। ठीक, तो ये कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू ए कितना होगा, के क्यू ए बाई ए प्लस के क्यू बी बाई बी प्लस के क्यू सी बाई सी। देखिए जो अंदर वाली शेल है, जो स्फेरिकल शेल है अंदर वाली, वो तो बी स्फीयर के और सी स्फीयर के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो बी स्फीयर, जो ये स्फीयर बी है, बी स्फीयर के अंदर जो ये हॉलो स्फीयर है, इसके अंदर हर पॉइंट पे ये एक ही पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा के क्यू बाई बी, और ये वाला अपने अंदर सब जगह के क्यू बाई सी प्रोवाइड करेगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसकी वजह से होगा, जो भी इसकी वजह से आया, प्लस इसकी वजह से और प्लस इसकी वजह से, तीन। तो यहां पे आ जाएगा के क्यू ए बाई बी बाई सी ये करके। तो ये यहां पे आप देखो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और ऊपर यहां पे क्यू ए की वैल्यू रखेंगे तो 4 पाई ए स्क्वायर, 4 पाई वैसे कॉमन आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो यहां पे ऊपर बचेगा सिग्मा, और कॉमन ले लीजिए, माइनस का ए प्लस का बी और माइनस का सी, ये बचेगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा यहां पे, इस जगह आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि प्लस बी माइनस ए माइनस सी। ठीक, और आप ऑप्शन में मैच करके देख सकते हो कौन सा मतलब ऑप्शन बनेगा यहां पे। तो ऑप्शन बनेगा सी, सी यहां पे आंसर होगा। एक्चुअल में शेल ए इज एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना चाहिए यहां पे, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन में देखिए इस जगह पे, इनमें सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट इनटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट की मल्टीप्लाई है तीनों में, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट की मल्टीप्लाई है। तो यहां पे सी ऑप्शन सही बन जाता है। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पे सी ऑप्शन सही आएगा आपके सामने है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 3D विजुअलाइजेशन पे ही है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल पड़ जाते हैं, ठीक, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में डायग्राम नॉर्मल लेवल के स्टूडेंट्स जनरली इमेजिन नहीं कर पाते। ठीक, देखिए इसने बोला चार्ज Q नॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 कूलम्ब, पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है, इज लोकेटेड एट द ओरिजिन इन फ्री स्पेस, एंड अनदर चार्ज Q, जो Q चार्ज है वो गिवन नहीं है, लेकिन उसकी लोकेशन गिवन है 2,0,0 पे। इफ द x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3, 1, 1 इज 0, एक कोई पॉइंट है जो कि 3, 1 और 1 है, उस पॉइंट पे इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कंपोनेंट 0 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, जो अननोन चार्ज है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसको इमेजिन करने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपके पास एक प्लेन है, उस प्लेन पे मुझे ये पॉइंट लोकेट करना है, तभी जाके मुझे समझ में आएगा। एक्चुअल में ये 3D विजुअलाइजेशन चाहिए, क्योंकि तीन डायरेक्शन का क्वेश्चन है, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। मान लीजिए हमारे पास यहां पे ये एक्स एक्सिस है, ये यहां पे हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस तरफ ये यहां पे वाई एक्सिस है। तो मैं यहां पे इस चीज को
वाई एक्सिस बोल देता हूं, तो जेड एक्सिस एग्जैक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में होगी यू, ठीक, ये एक्स, ये वाई और वो जेड। यहां पे देखिए पॉइंट चार्ज क्यू नॉट यहां पे प्लेस्ड है, यहां पे क्यू नॉट प्लेस्ड है। दूसरा चार्ज 2 0 0 पे एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू 3। दूसरा चार्ज यहां पे प्लेस्ड है, ये है 2 0 0। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका लिए वाई कंपोनेंट भी 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और जेड भी। तो ये हुआ चार्ज दूसरा Q, इसको बोलेंगे Q, और ये पहला चार्ज हुआ। अब ये कहता है कि पॉइंट है 3 1 1, यानी कि x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1। आप देखिए y इज इक्वल टू 1 मान लीजिए यहां पे है और z इज इक्वल टू 1 यहां पे है। तो आप देखिए x इज इक्वल टू ये पॉइंट P अगर मैं 3 1 1 लें तो ये पॉइंट कहां पे होगा, x इज इक्वल टू 3 होगा और y इज इक्वल टू 1 होगा, z इज इक्वल टू 1 होगा। अब x इज इक्वल टू 3 तो ये वाली लाइन हुई, दिस इज x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 होगा। तो आप ये देखिए अगर मैं यहां पे एक ऐसा क्यूब ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे इस टाइप का एक क्यूब ड्रॉ कर देता हूं यूं करके, ये मैंने क्यूब ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। आप ये देखिए ये वाला पॉइंट होगा 3 1 1, एक्स इज इक्वल टू 3 है, ठीक है ना, जेड इज इक्वल टू, ये तो जेड एक्सिस है, जेड इज इक्वल टू 1 है और वाई इज इक्वल टू भी यहां पे 1 है। तो वाई इज इक्वल टू 1 यानी कि ये वाली जो लेंथ है ये 1 होगी और ये वाली जो लेंथ है ये वाली भी 1 होगी, ये हाइट, ठीक है ना। एक्चुअल में इस क्यूब के ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज 3 1 1, आप इमेजिन करके देख सकते हो, ठीक है ना। 3 1 1 जिसके लिए x भी 3 है, देखो x 3 है, y 1 है और z भी यहां पे 1 है, z इज हाइट, ठीक, क्लियर। अब आप देख लीजिए किस तरीके से ये सॉल्व होना है, मुझे इसको किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। यहां पे y एक्सिस हो गई थी, वो ये कहते हैं कि यहां पे जो चार्ज है उसका x कंपोनेंट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे जो चार्ज है उसका एक्स कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब आप देखिए वैसे ही अगर वैसे ही देखा जाए, मोटे तौर पे देखा जाए तो ये जो क्यू नोट है इसका एक्स कंपोनेंट इस तरफ होगा कहीं और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, तो इसका एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसी डायरेक्शन में होगा तो एक्स कंपोनेंट तो जुड़ जाएंगे, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो मुझे इतना पता है कि क्यू विल बी नेगेटिव। तो अब आप देखिए किस तरीके से मुझे ड्रॉ करना है, ठीक, मुझे कंपोनेंट निकालना है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इन एक्स डायरेक्शन। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट P को ओरिजिन से जोड़ देता हूं। देखिए मैंने क्या किया, एक लाइन यहां पे ड्रॉ की और एक लाइन यहां से लेके ओरिजिन तक ड्रॉ की, और एक लाइन ये ड्रॉ की। तो यहां पे मैंने एक ये ऐसा प्लेन ड्रॉ कर लिया, ये वाला प्लेन ड्रॉ कर लिया मैंने। अगर इस ट्राइंगल को मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो ये एक ऐसा ट्राइंगल होगा यूं, जिसमें ये वाली साइड, तो ये वाली साइड तो ये हो गई, तो ये तो हो गई 1 का स्क्वायर यानी कि √2, ये साइड हो गई √2, ठीक है ना। ये वाली साइड यहां पे जिसकी लेंथ 3 है तो इसकी लेंथ होगी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट यानी कि अंडर रूट ऑफ 11। अब ये वाला एंगल अगर थीटा ले लेते हो आप तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट E cos थीटा हो जाएगा, क्लियर हुआ, ये वाला कंपोनेंट E cos थीटा हो जाएगा। अब आप देखो इसी प्लेन पे, ठीक है ना, मैं इस E